नाज़रीन वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगले माह पाकिस्तान आईएमएफ के एक नए प्रोग्राम के हवाले से निगोशिएट करेगा। 24वां प्रोग्राम होगा। हर हुकूमत जब अस्यूम करती है पावर और चार्ज संभालती है तो उसके लिए एक जो बड़ा चैलेंज होता है वो आईएमएफ से निगोशिएशंस होती हैं। एक प्रोग्राम की तरफ हमें जाना ही जाना होता है। हम आईएमएफ हमें फिर अंडर दैट प्रोग्राम बोलता है ABCD तमाम इकदाम लो, लेकिन जो हमारे करने के काम हैं वो क्या हैं और वो हम क्यों नहीं कर पा रहे। 24 आईएमएफ प्रोग्राम्स अगेंस्ट स्पीक्स वॉल्यूम्स के हम जो हमारी प्रायोरिटीज़ है क्या हम उनको सेट कर पा रहे हैं जो हमारे करने के काम है। और 4.1 मिलियन पीपल पाकिस्तानी जब कहा जाता है कि जी सिस्टम में आइडेंटिफाइड हैं लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है, टैक्स नहीं देते, सो यहाँ पर क्या सियासी विल नहीं है इनको टैक्स नेट में लाने के लिए। अब हमें मौजूदा वजीर ख़जाना तो काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन साबिक़ वफाकी वजीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर सियासतदान, बल्कि लेट मी रीफ्रेज, सीनियर रिटायर्ड सियासतदान आप हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया असद साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। आपने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स भी लिखा है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। बट स्टार्टिंग ऑफ विद द फैक्ट कि अप्रैल 2019 में और अप्रैल 2024 दो नई हुकूमतें थीं और एक अभी नई हुकूमत है, और दो जो टाइमलाइंस थी आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से जो मुज़ाकरात थे उसको शुरू करने के लिए हम उस तरफ देख रहे थे, एक रुझान नज़र आ रहा था। 2019 अप्रैल से लेकर 2024 के अप्रैल तक आपको अब सिचुएशन किस हद तक ग्रेव या किस हद तक संगीन नजर आ रही है? मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि जो हालात इस वक्त हैं वो इंतहाई संगीन है। जो अप्रैल 2019 तो शायद उसको थोड़ी सी बेहतरी आ चुकी थी, लेकिन जरूर अगस्त 2018 में जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा शदीद बहरान था। पाकिस्तान की बैरूनी खसारा पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा था, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा एक बहरान था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगले 2-3 सालों के अंदर थोड़ी बेहतरी आई। पिछले 2 साल के अंदर हमने एकदम से शदीद उसके अंदर खराबी होते हुए देखा। और आज से कोई तकरीबन आप समझ लें 6-8 माह पहले तो इतने खराब हालात हो गए थे कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। उससे थोड़े से निस्बतन बेहतर हुए, लेकिन आप एक समझ लें कि मुसलसल बहरान के जरिए गुजर रहा है पाकिस्तान। बस साहब, हमें हमेशा बताया जाता है कि हमने एक वर्स इकोनॉमी इनहेरिट की है। ये बात आप भी कहते थे जब आपने चार्ज संभाला था 2018 में। ये बात 2022 में जब इन्होंने टेक ओवर किया पीडीएम की हुकूमत ने, तब हमें यही बात बताई गई कि सारा खराबी जो है वो पीटीआई की हुकूमत करके चली गई। आज फिर हमें यही बताया जा रहा है कि जी हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हमें बड़ी टफ कंडीशनैलिटीज़ का एक तरफ सामना है, और हमें डिफॉल्ट की भी बातें अब ये मौजूदा जो वुज़रा हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आईएमएफ की कंडीशंस जो हैं अब की बार, और जो सिचुएशन अब तब्दील हो चुकी है, वो किस हद तक टफ होंगी, किस हद तक मुश्किल होंगी, और आईएमएफ जो आपको बताएगा कंपेयर टू व्हाट वी नीड टू डू, जो आपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं वो भी नाज़रीन को बताइएगा कि हमारे करने वाले काम क्या है और हम क्यों नहीं कर पा रहे। अच्छा, पहली बात तो कि वो ये कह रहे हैं कि 2018 में हमने भी कहा और 2022 में कहा, तो कहने को तो जाहिर है इंसान अपना डिफेंस ही करता है। लेकिन आपके पास तो मईशत के इंडिकेटर्स हैं, अशारिये हैं जो रिपोर्ट होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट करता है, पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक रिपोर्ट करता है, तो उससे आप देख सकते हैं कि कौन कितना सच बोल रहा है और कितना नहीं बोल रहा। पर आपने भी रिजाइन किया था में अप्रैल 2019 में बतौर वजीर जी खजाना। जी जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2022 में जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अदम एतमाद का वोट हुआ और उन्होंने अपनी मर्जी से हुकूमत ली, तो उस वक्त के जो आशारिये थे वो आशारिये उससे बहुत बेहतर थे जो अगस्त 2018 में थे, या जो आशारिये आज भी मौजूद हैं। हमारा जो बैरूनी खसारा था वो उससे कम था जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनहेरिट किया। उस वक्त जराए जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उससे कहीं ज्यादा थे जहां पे आज खड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा, हालात खराब आज भी हैं और हालात 2018 में भी खराब थे। थोड़ी बीच में बेहतरी हुई थी, लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई है, उसके बाद अगले जो 12 महीने थे, तकरीबन 12 से 15 महीने आप कह लें, वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी जमाना गुजरा। उसके अंदर जैसे हमने अभी बात की, जिक्र किया ज़र मुबादला के ज़खायर का, उनको आप उठा के देख लें। पाकिस्तान में अफराते ज़र इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और ये वाहिद साल है पाकिस्तान की तारीख का जिसके अंदर
कोई जलजला नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई जंग नहीं, कोई पेंडेमिक नहीं, और उसके बावजूद मईशत जो है वो मनफी चली गई, वो सुकड़ गई। ये पाकिस्तान की 75-76 साल की तारीख में कभी इसके अलावा नहीं हुआ। तो वो साल तो पाकिस्तान की बदतरीन माशी परफॉर्मेंस का साल था, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो इस वक्त सूरत हाल है, अब आपका दूसरा हिस्सा जो सवाल का था, आईएमएफ जो ज्यादातर बातें हमें बोलता है, ज्यादातर उनमें से बातें जो हैं वो बिल्कुल करने की, और पाकिस्तान को वो करनी चाहिए। आईएमएफ हम आपके ऊपर बंदूक रखे या ना रखे, बंदूक तो नहीं रखता, हम ही जाते हैं उनके पास पैसा मांगने के लिए, वो शरायत हमारे सामने रखे या ना रखे पैसा देने के लिए, वो ज्यादातर चीजें करने की हैं, वो करनी चाहिए। लेकिन ये आपको जहन में रखना है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए, अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके बैरूनी कर्जे जो हैं उसके ऊपर आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं बचा कि आप उनको वापस कर सके, उस सूरत हाल से कैसे निकाला जा आप सके। कर्ज ले रहे हैं, आप कर्ज ले रहे हैं जो कर्जे ऑलरेडी हैं उसको रीपे करने के लिए, उसको रीपे करने के लिए, ठीक है जी। अब मैं, अगर आप जो आईएमएफ कह रहा है वो आप कर लेंगे, तो आपकी जो माशी इस्तेहकाम है, एक खराब सूरत हाल के अंदर माशी इस्तेहकाम निस्बतन आ जाएगा, और वो करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ वो करने से पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान के अवाम के जिंदगी के अंदर खुशहाली आएगी? वो नहीं होगा। ना वो आईएमएफ का मैंडेट है, ना आईएमएफ ये दावा करता है। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, और वो काम जो है हम पिछले 30 साल से नहीं कर रहे। और अगर आप इजाजत दें, मैंने अपने आर्टिकल के अंदर तजिया ये किया क्यों नहीं कर रहे। आप पिछले 30 साल से देखें, एक पाकिस्तान में गवर्नेंस का निजाम आया हुआ है 1988 की बेनजीर भुट्टो की हुकूमत से शुरू हुआ, और अच्छा वो भी आपने अपने तीसरे आर्टिकल में मेंशन किया है बिल्कुल कि वो जमानत ये क्योंकि सियासतदान आ गए और ये निकम्मे थे इसलिए हुआ। 11 साल का मार्शल लॉ था, और जिस दिन मार्शल लॉ खत्म हुआ और पहला दिन जिस दिन वापस आई है 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर अपना हल्फ लेती हैं वजीर आजम का, 26 दिन के बाद 2 नए आईएमएफ प्रोग्राम उनको साइन करने पड़ते हैं जो पहले नेगोशिएट हुए थे। यानी पाकिस्तान जो है वो माशी दलदल में जा चुका था जमहूरियतों के आने के बाद। अच्छा, उसके बाद 11 साल में 4 दफा हुकूमतें बदल गई, 58 भी लगी हुई। जो हुकूमत आ रही है उसकी सारा अपना जो फोकस है, सारा उनकी कुव्वत जो है वो इस बात के ऊपर मरकूज है कि किस तरीके से हमने सर्वाइव करना और बचना कैसे है। उसके बाद बीच में मुशर्रफ साहब का इंटरेक्टम आ गया, उसके बाद से एक नया सिलसिला आ गया। अब पार्लियामेंट नहीं डिसॉल्व होती हैं, 58 भी नहीं है, अब वजीर आजम फारिग कर दिए जाते हैं। तो जो भी आता है वो उसकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकती, वो फैसले कर ही नहीं सकता कि 5 साल और 10 साल और 20 साल को देख के वो फैसले करे, जिन फैसलों के बगैर आप कभी भी इस दलदल से नहीं निकल सकेंगे। आप जब भी अगले 3 महीने और 6 महीने में बेहतरी करने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें जिनको आप जो इस मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम का जो रिजल्ट है वो आएगा 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो पाकिस्तान का जो माशी जो गैर इस्तेहकाम आपने देखा है वो सिर्फ आईएमएफ से नहीं ठीक होगा, वो पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है जब तक उसमें इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी तकरीबन आप समझ लें नामुमकिन है। साहब, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की सिंसेरिटी तो नजर आती है। डू मीन के जिस तरह 2022 में अब रिजीम चेंज हुई, जो सेटअप गया, पीडीएम आके ये कहती थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्टेप्स हैं, उनकी तरफ से ये इकदामात लिए गए जिसकी वजह से हम बिल्कुल डिफॉल्ट के नहज पे हैं। लेकिन आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की सिंसियरिटी रही है, लेकिन जिस तरह से निजाम चेंज किया जाता है, कंटिन्यूटी नहीं इंश्योर की जाती। हम आज को ये दिन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी तो देख रहे थे, आपकी भी, आप लाइक यू सेड कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एवरीथिंग वाज गुड, ऑल्दो इन्फ्लेशन नंबर्स आपके भी दौर में 13.7% पे आप लोग भी अनपॉपुलर हो गए थे। अच्छा, पहली बात तो जस्ट क्विकली आप इस पे कहते हैं कि यहाँ 12% अफरात ज़र थी जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन वो अफरात ज़र 12% से बढ़ के 38% के ऊपर गई थी, यानी 3 गुना से भी ज्यादा महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। लेकिन आप जो बात करें थे कि मैं उसको सिंसेरिटी की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि एक सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, माशी फैसले आपने करने हैं जिनके दूर रस नताइज हों, और बेहतरी जो है वो सिर्फ चंद माह के लिए ना नजर आए, वो बेहतरी जो है हमें अगली नस्ल के लिए नजर आए। ये फैसले वो हुकूमत कर सकती है, वो निजाम कर सकता है जिसके अंदर इस्तेहकाम हो, जिसको ये पता हो ये इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन का रिजल्ट ये आया है, अब ये हुकूमत आ गई अवाम के वोट के साथ, अब इन्होंने 5
साल काम करना है, वो अच्छा काम करेंगे, अवाम उनको दोबारा वोट दे देगी, वो अच्छा काम नहीं करेंगे, उनको फारिग कर दिया जाएगा। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, और 2022 की अदम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हमारे तो दिसंबर 2019 के अंदर धरना इस्लामाबाद बैठा हुआ था, और ये पिछली हुकूमतों के साथ भी होता रहा है। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे सियासी निजाम के अंदर पिछले 30 साल से आपको इस्तेकाम नजर ही नहीं आया। और जब इस्तेकाम नजर नहीं आया, तो आप अगर समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम ना हो और माशी इस्तेकाम हो जाए, ये नहीं होने वाला। तो सर वो इस्तेकाम अच्छे को सियासतदान हैं, बुरे सियासतदान हैं, वो सिंसेयर थे या नहीं थे, वो तो सानवी बात है। बट इस्तेकाम को कैसे इंश्योर करें? आप अपने आर्टिकल में तो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथनिंग को आप जरूर फोकस करते हैं, आप कहते हैं कि जी उसको बिल्कुल बाइख्तियार बनाया जाए। आपको भी पता है कि इख्तियारात किधर फॉल करते हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कितने बाइख्तियार हैं, सब पूरी कौम जो है वो डिस्कस कर रही है। ईसीसी के चेयरमैन वो अपने आप को लगाते हैं, वो 48 घंटे के अंदर उसकी चेयरमैनशिप से जो है उनको फैसला वापस ले लेना पड़ता है। तो ये कैसे इंश्योर होगा? तो देखें, जिस तरह पहली बात तो सबसे पहले ये कह देना कि अगर निजाम में इस्तेहकाम होना है तो इस्तेहकाम एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है। जहां पर मुख्तलिफ जबानें बोलने वाली बड़ी तादाद में ना रहते हो, वहां पर एक गैर जमहूरी निजाम भी इस्तेहकाम ला सकता है, क्योंकि एक ही ग्रुप है जो हावी है दूसरे तमाम ग्रुप्स के ऊपर। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये मुमकिन ही नहीं है। वो उसके अलावा, जिस तरह मैंने अपने आर्टिकल्स के अंदर भी लिखा, पाकिस्तान तो बना जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर है। दुनिया का पहला मुल्क था जो वोट की बुनियाद के ऊपर हासिल किया गया। कायदे आजम जो है वो आइन के पे यकीन रखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले। तो पाकिस्तान को अगर इस्तेहकाम मिलना है तो जमहूरियत से मिलना है। अगर जमहूरियत से इस्तेहकाम मिलना है तो लीडरशिप किसके पास होनी चाहिए? लीडरशिप तो फिर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास होगी ना। अगर आपके जमहूरियत में इस्तेहकाम आना है तो वो आपके इदारे मजबूत करने से आएगा। और इदारे कौन से? जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा इदारा कौन सा है? पार्लियामान है। तो पार्लियामान की जब हैसियत ही बिल्कुल सानवी हो, जब पार्लियामान कमजोर हो, उसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, तो जब जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा ही कमजोर होगा तो जमहूरियत कैसे मजबूत हो अभी सकती है? उसका मौजूदा हालात को देखते हुए बता दीजिए, इस वक्त पार्लियामेंट में और जो हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, वो आपको लगता है कि इस वक्त अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो देख लें कि वो हकायक जिसके ऊपर कोई बहस नहीं है, जिसको आप कानूनी जुबान में समझ लें कि एडमिटेड फैक्ट्स हैं, यानी वो ऐसे हकायक हैं जिनको सब मानते हैं। वो क्या है जी? वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वो जेल के अंदर हैं। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं वो कैंपेन नहीं कर सक रहे थे। और इलेक्शन कमीशन के अनाउंस करदा रिजल्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा सीटें जीत के इस पार्लियामान के अंदर आई। तो ये तो एडमिटेड फैक्ट्स है ना, यहां तक तो कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। तो अगर वो जमात जो सबसे ज्यादा वोट लेकर, सबसे ज्यादा सीट्स लेकर पार्लियामान के अंदर आ रही है, अगर वो आपको नजर आएगा कि वो निजाम का हिस्सा ही पूरी तरीके से उसको बनने नहीं दिया जा रहा, अभी उनकी जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं, वो भी उनको डिक्लाइन कर दी गई है, तो इस्तेकाम कैसे आएगा? राइट, इस्तेकाम नहीं आ सकता। बट असद साहब, आपने कहा एडमिटेड फैक्ट्स कुछ हैं तमाम अवाम के सामने, बट आप भी एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडिंग पार्टी होगी इन इलेक्शंस के नतीजे में? जी, मेरा बिल्कुल एक दिन पहले हम बैठे हुए थे, मेरे भाई आए हुए थे खाने के लिए, तो वो तजिया में सीट बाय सीट एनालिसिस, मैंने एक्चुअली वो पूरी स्प्रेडशीट बना के बैठा हुआ था, मैं सीट बाय सीट एनालिसिस कर रहा था। तो ये तो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक भी जो यही था कि सबसे बड़ी जमात जो इलेक्ट होके आएगी वो तहरीक इंसाफ होगी। सो यू वर नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स? आपको पता था रिजल्ट्स यही होने? नहीं, अभी सुन लेना। तो सबसे ज्यादा सीट्स तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेरे एक भाई ने मेरे, जब सब खत्म हो गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे होते तो फिर कितनी सीट्स मिलती? तो मैंने कहा फिर ये सीट जितनी मैं आपको बता रहा हूं इससे कोई 40 से 50 सीट ज्यादा मिलती। तो वो हुआ ये कि अवाम जिस तरीके से उस दिन निकल के आए, तो जो फॉर्म 45 वाला हमें देखने को नजर आ रहे हैं, वो तो लगता है वो 40 से 50 ज्यादा सीटें मिल गई थी। इस पार्लियामान के ऊपर और इन इलेक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो अमेरिका की कांग्रेस के अंदर भी डिस्कस हो रहा है, दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, और पाकिस्तान में लोग घर बैठे भी डिस्कस कर रहे हैं। बट असद साहब, जहां पर आप ये सजेस्ट करते हैं कि वी हैव टू टेक एन ऑल ऑफ नेशन अप्रोच राइट नाउ, इज दैट पॉसिबल? इमरान खान साहब के आपने खुद ही मेंशन किया कि जेल में होने से, और अगेन गोइंग बाय द फैक्ट्स, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री एट द मोमेंट, उनके जेल में होने से क्या हम ये ऑल ऑफ नेशन अप्रोच ले
लेकर आगे बढ़ सकते हैं या मामलात बढ़ा सकते हैं? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो बड़ी सादा सी है। क्या ये मुमकिन है, तो दूसरा सवाल है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये मुमकिन ना हो, उस वक्त तक आप भूल जाएं कि आप इस्तेहकाम लेकर आएंगे, एक तरक्की होगी मुल्क के अंदर, खुशहाली होगी मुल्क के अंदर। ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच का मतलब होता है कि मुल्क की तमाम इकाइयां जो हैं, रियासत की तमाम जो इदारे हैं, वो सब एक साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। इसका जाहिर है, जमहूरियत का निजाम होगा तो सियासी पार्टियों का आपस के अंदर मुकाबला भी होगा। वो अपनी अपनी जो उनका नुक्ता नजर है वो आवाम के सामने भी रखेंगे, दूसरों की बुराइयां भी करेंगे, जलसों में तकरीरों में भी उनके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन एक निजाम के ऊपर एग्रीमेंट है, और एक निजाम के अंदर, एक अवाम के अंदर यकीन पाया जाता है कि हाँ, ये जो रियासती निजाम है ये मेरी बेहतरी के लिए बना हुआ है, और यहां पर जो मैं फैसला करता हूं वही मुझे ऐवान के अंदर नजर आता है। ये कम से कम, जिसको मिनिमम कॉमन ग्राउंड कहते हैं, वो क्रिएट करने की जरूरत है। और बिल्कुल जाहिर है, इमरान खान, जैसे अभी हमने कहा कि तहरीक इंसाफ अगर सबसे ज्यादा सीट जीत के आई भी है, अनाउंस रिजल्ट्स के अंदर भी जीत के आई भी है, तो इमरान खान जो है वो उनके बगैर जो पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का आपको कंप्लीट नहीं नजर आता। बट मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं यही बात आर्ग्यू करूंगा हमारी अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी। अगर आप वापस मुड़ के देखें तो क्या ये ठीक है कि हमारे पास बजट के नंबर पूरे नहीं हो रहे तो हम फौज की तरफ देख रहे हैं कि जी एमएनएस वाला को ढूंढ ढांड के लाएं तो बजट के लिए हमारे वोट्स पूरे हो जाएं, ये वो एतमाद का वोट पूरा हो जाए। ये पूरे निजाम को, सबको, किसी की गलती जो है वो छोटी होगी, किसी की गलती बड़ी होगी, लेकिन जब तक सब के सब ये मानने को नहीं तैयार होंगे कि मुझे अपना रवैया बदलने की जरूरत है, अपने से सबसे पहले शुरू करके, तो हम जिस कामयाबी को देखना चाहते हैं तो नहीं देख सकते। राइट। और असद साहब, आखिर में सिर्फ दो चीजें बहुत ब्रीफली चाहूंगी, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। शहबाज शरीफ साहब की ईसीसी की चेयरमैनशिप पहले लेने का और उसके बाद वापस से उन्होंने ये फैसला जो है 48 घंटे के अंदर उन्होंने वापस ले लिया। हाउ डू यू रीड हिज मूव? देखिए, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है अपने वजीर खजाना के बारे में। पहले से ही सबको पता था कि ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। एक पार्टी के बाहर से आप लेकर आ रहे हैं इसहाक डार साहब, जो इतने नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी रहे हैं, वजीर खजाना रहे हैं, पहले आप उनको हटा रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहला सिग्नल आपने ये दिया कि अच्छा, मैं ले तो आया हूं वजीर खजाना, लेकिन मुझे इसके ऊपर पूरा इत्मीनान नहीं है, या मैं पार्टी को अपने ये कन्विंस नहीं कर सका कि इनको अपना वजीर खजाना माना जाए, इसलिए चले ईसीसी में खुद चला लूंगा। तो आपने तो अपने वजीर खजाना का कद खुद ही कम कर दिया पहले दिन ही। अच्छा, वो पंजाबी में कहते नानी ने खसम किता बुरा किता करके छड़ देता होर बुरा किता। तो आपने तो वो वाला काम किया, वो डिसीजन लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। ब्रेक से पहले ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते शहबाज शरीफ साहब के पास वैसे ही बहुत काम है, तो उन्होंने रियलाइज कर लिया बहुत जल्दी कि वो ये नहीं कर सकेंगे। ख्वाजा आसिफ से बोले कि अगर वो ये मानने को तैयार है तो भाई, मुस्लिम लीग नून जो है वो 4 दफा हुकूमत बना चुकी है। और ये पहले भी मैं कहता था, आप अलीना मेरे अप्रैल 2022 से लेके अगले 6, 7, 8 माह के प्रोग्राम देख लें। मैं हर प्रोग्राम में कहता था कि मुस्लिम लीग जो इस वक्त सियासी खुदकुशी करने जा रही है, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने देखा इस इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी की ज्यादातर सीटें जो है वो जेन्युइनली जीत के आए हुए हैं। मैं कहता था कि जरदारी साहब घर बैठे हंस रहे हैं, वो एक ही साथ नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों से बदला ले रहे हैं। अपनी सियासत ये दफना देंगे। अब दफना दी है सियासत, अब अगर दफना दी है और ख्वाजा आसिफ को ये नजर आ रहा है, तो उनसे बोले यार अपने ऊपर रहम करें, 4 दफा हुकूमतें कर चुके हैं, कोई और अच्छा काम करें। लास्ट में प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, और ये लोग भी जानना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता साल करके पीटीआई छोड़ने और सियासत से ये अलहदगी इख्तियार करने पर कोई रिग्रेट है? नहीं जी, मैं फैसले करके पीछे कभी भी नहीं देखता, हमेशा आगे देखता हूँ। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंशाल्लाह और बेहतर लोग आएंगे और लीडरशिप इमर्ज करेगी। तहरीक इंसाफ जाहिर है जिसका मैं हिस्सा था, जिसके साथ मेरी इतनी करीबी वाबस्तगी थी, वहां पे भी आप देख रहे हैं एक नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है। आपने 1 साल 1.5 साल पहले सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और बड़े नाम है, और पुराने जो यंगस्टर्स थे वो इमर्ज होके ज्यादा बड़ी पोजीशंस पे आना शुरू हो गए। हमाद अजहर एक बहुत अहम ओहदे के ऊपर इस वक्त आ गए। सो नई लीडरशिप इमर्ज करेगी और नया जोश, नया बलबला आएगा। और आपने जहां पर जिक्र, जी जी,
जी जी, बोलिए। आपने शेर अफजल मरवत साहब का जिक्र किया, तो लेट मी से दिस कि उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा, जब उनसे पूछा गया कि जेल में उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो इमरान खान साहब ने वो कौन से दो नाम थे जिन पर उनको सबसे ज्यादा मायूसी हुई, वो एक नाम आपका था, एक नाम महमूद खान साहब का था। जी, मैं सरप्राइज नहीं हूँ इस जवाब से। महमूद खान को भी खान साहब बहुत बहुत पसंद करते थे, और उनके जो पसंदीदा लोग थे और उनकी कारकर्दगी भी जो थी बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो उससे खान साहब बहुत मुतमईन थे। तो शेर अफजल मरवत जो कह रहे हैं उससे मैं सरप्राइज नहीं हूँ। बट आप खुश हैं कि नई लीडरशिप आ रही है सामने, और बेहतर अब हमें सिचुएशन नजर आएगी, सूरत हाल नजर आएगी फॉर द पार्टी एंड फॉर द कंट्री एज वेल? जी, जाहिर है कि देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर आपके ऊपर, आपका अल्लाह के ऊपर ईमान है, जो जो सबका हम सबका है, बेशक। तो आप कभी उम्मीद खत्म ही नहीं कर सकते ना। आपकी हमेशा उम्मीद जिंदा रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला जो हमें लगता है नामुमकिन चीज है, और ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आर्टिकल में, जो आप भी मुझसे पूछ रही थी, ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा, जो इंसानों को नामुमकिन नजर आता है, वो अल्लाह ताला के लिए एक बहुत छोटी सी चीज होती है। तो हमेशा बेहतरी की ख्वाहिश रखनी चाहिए, बेहतरी की एब्सोल्युटली। उम्मीद रखनी चाहिए, और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उठेगा। राइट, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब फॉर जॉइनिंग अस। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा इस्तेहकाम, कंटिन्यूटी, हुकूमतों की जो तसलसल है उसको यकीनी बनाना, इदारों की मजबूती को यकीनी बनाना ही, तभी हम मुल्क में इस्तेहकाम और जो माशी इस्तेहकाम से जुड़ी तमाम चीज़ें हैं वो हम तभी देख सकते हैं कि अगर हम हुकूमतों को चलने दिया जाएगा, हुकूमतों को परफॉर्म करने दिया जाएगा। एक अगर हमें वज़ीर आज़म आता हुआ और दूसरा जो है वो तैयार नजर आए कि उसको रिप्लेस करेगा, तो ऐसे में लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन द गवर्नमेंट्स विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट इन द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर फेसिंग नाउ। पाकिस्तान को इस वक्त संगीन बहरान का सामना है, चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक उन्होंने कहा नई क़यादत है, और बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता हुआ, आगे उठता हुआ दिखाई दे रहा है असद उमर साहब को। और इसी के साथ ही हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।